शब्द जुड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि छोटा मोटा पद तो है नहीं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा पद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बताइए भाई, वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल राव। क्लियर हो गई बात। और शुरुआती तौर की अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी तक अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा, कौन भैया? एमसी सीतलवाड़ साहब। और अगर बात करिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से थे वो, और लॉन्गेस्ट सर्विंग नेचर रहा एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अगर हम बात करें तो क्या इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और कोई मेंबर जो कि असिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल, आप आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि 2 और मेंबर्स होंगे इसी ग्रुप में जो कि इसको असिस्ट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 2 पोस्ट और होती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल 1 टीयर में नहीं आएगा, यानी कि इसके अंतर्गत भी 3 टीयर सिस्टम को एग्जिस्ट करेंगे। वो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिसिटर मतलब अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त दोनों का जो ये काम होगा ये इसी को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, इसी को कह सकते हैं भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। अब भारत सरकार जब शब्द मैं बोल रहा हूं तो उसमें चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल आप फोकस नहीं करेंगे, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर भारत सरकार को कोई भी लीगल एडवाइस लेना होगा तो वो किससे लेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। आए दिन न्यूज़पेपर्स में, आप प्रेस में, नोट्स में ये देखते हैं कि के वेणुगोपाल राव ने ये वक्तव्य दिया भारत सरकार के पक्ष में ना, आए दिन आप देखते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब भी मैं बात करता हूं तो आपके मन में 2 प्रश्न उठ करके आते हैं। पहला तो ये आता है कि सर क्या ये सरकारी आदमी है तो बिल्कुल क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं? बिल्कुल ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। इसके साथ कुछ अपवाद भी। ये सरकारी वकील के तौर पे काम करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस यानी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरी चीज, ये खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, इस बात का इसे ध्यान देना होगा कि जिस मुकदमे की ये पैरवी कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। मतलब ये किसी ऐसे मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, अब सैलरी के बारे में बात आती है तो सैलरी जो है इसकी फिक्स नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना आपकी फिक्स हो सैलरी, नहीं फिक्स है। दूसरी चीज, इसका कार्यकाल भी फिक्स नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति के प्लेजर बेसिस पे, मतलब इच्छा अनुसार यह प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रख सकता है। और प्रसाद पर्यंत की अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा। दूसरी चीज, इसकी जो सैलरी है वो भी राष्ट्रपति के सुपरविजन में ही डिसाइड होगी कि कितनी देनी है, क्या ये करेगा, मतलब किस तरीके से इसकी सैलरी कार्यकाल होगी। पूर्णतः अगर बात करेंगे ये डिपेंडेंट किस पे होगा? भारत के राष्ट्रपति पे। भारत का राष्ट्रपति ही इसको अपॉइंटमेंट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर आप देखना चाहें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस होगी, क्या हम बन सकते हैं या नहीं? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये देख सकते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगी, वही योग्यता होनी चाहिए जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता होनी चाहिए, सेम एट इज डिक्टो, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपके पास एलिजिबिलिटी होने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता क्या होती है? वो आसान सी भाषा में आप समझ लें, एज अ हाई कोर्ट जज 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। हाई कोर्ट के जज का कितने सालों का अनुभव? 5 साल का। और हाई कोर्ट के एज अ वकील की अगर मैं बात करूं, वकालत का अनुभव वो 10 साल हो। और अथवा है ये, अथवा भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी नजर में आप एक इमिनेंट जूरिस्ट हो, विधिवेत्ता हो, कानून के जानकार हो, जबरदस्त वाले। अगर तीनों में अथवा करके मैंने ऑप्शंस आर करके बताए हैं, तीनों में कोई भी एक है तो आप भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चल,
तो अब हम लोग कुछ चीजें नोट डाउन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाई वर्तमान समय में करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन भैया? के वेणुगोपाल राव। गोपाल राव, ठीक है, नोट डाउन भी करेंगे इसको। अब करंट में के वेणुगोपाल राव, और हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में एजेंसीज में देखा होगा प्रेस नोट में कि के वेणुगोपाल राव के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो जैसा एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी पता चलता है कि भाई ये काफी दिनों से थे और फिर इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति में यह पावर है कि इसके कार्यकाल को वो बढ़ा सकता है, यानी कि उसके इच्छा अनुसार यह प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। और पहले अगर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मैं इन शॉर्ट में AT लिख रहा हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बार बार आपको इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC शीतल वार्ड साहब। अब आइए बात करते हैं आगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर आपसे कोई पूछे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 76 का 1। क्लियर हो गई बात? सबसे बेसिक और प्राइम बात कि आर्टिकल 76 का 1 जो है वो डिफाइन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हो गई बातें यहां तक? यहां तक अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन चाहिए, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछो। देखिए आप एक समझ ले, क्लास का मतलब, जो क्लास चलती है इसका मतलब यही होता है, आप ये समझे कि यहाँ पे 33% वाले भी बच्चे को हमको 98% तक ले जाना है, और 98% वाले को तो पूरी दुनिया, पूरा भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सारे सिलेक्शंस दिलाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एम ये है कि 33% वाला जब तक ये पहुंच पाए तब तक मतलब हमको मेहनत करते रहना है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होना ही चाहिए, और आप सबका भी प्रयास आया होना चाहिए कि हम सर जिस स्टेज पे आए थे उसी खाली हाथ न जाएं, आप पूरा ज्ञान ले करके जाएं। कोई चीज़ ना समझ में आए, इवन दो किसी भी क्लास में, मैं सिर्फ GS की बात नहीं करता ना, सभी में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, आप उस टीचर से तुरंत, रिलेटेड टीचर से तुरंत पूछें असिस्टेंट। मतलब छोटी बीमारी, कभी कभी फुंसी क्या होती है, बहुत बड़ी बीमारी, तुरंत डाउट्स को क्लास ही में रिमूव किया करें। अब ये करंट की बातें हो गई भाई, इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा हमको आसानी समझ में आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया AT का मतलब क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल। अब दूसरे टीयर पे हम बात करेंगे यार, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और ये बात करेंगे थर्ड नंबर पे। तो समझिएगा, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल, तो इसको लिख लेंगे SG। फिर थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ASG। यानी कि हमारे पास एक प्रश्न निकल कर के आता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये बात क्लियर हो गई भाई? किसी को कोई दिक्कत? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, ये भी बात हो गई। और यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा? थर्ड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बातें? किसी भी तरीके से क्वेश्चन को किसी तरीके से टुवर्ड्स डायरेक्शंस को चेंज कर दे, आप आसानी से बता पाएं। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी पूछे, मतलब लॉ एडवाइजर, फर्स्ट लॉ एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो भी आंसर यही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकेंड थर्ड। क्लियर हो गई बातें? चल, आर्टिकल्स 76 का 1। अब हम इसके आगे जब बात ये आती है तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी नोट डाउन करना पड़ेगा। कौन बन सकता है, आओ उसको देख लेते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है भाई? हाँ पूछें। सर ये जो सर आपने बताया टेन्योर का सर कि राष्ट्रपति इनके मतलब टेन्योर को बढ़ा सकता है, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में सर ऐसा मतलब कोई टेन्योर फिक्स दिया गया है कि उसमें सर ये लिखा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना, ऑन द प्लेजर बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही वर्ड लिखा है, नॉट अ फिक्स टाइम पीरियड लिखा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल इनका प्रश्न सही था, इन्होंने पूछा संवैधानिक तौर पे अगर आप बात करते हैं तो कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि इसका यह कार्यकाल होगा। यही लिखा है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रह सकता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है। समझ गए ना मेरी बात? जैसे एक केस तक एनडीए सीडीएस की आप तैयारी करते रहेंगे, गार्जियन आपसे खुश है, खूब पैसा लगा रहा है, सिलेक्ट हो जाओगे तो अच्छी बात है, गले लगा लेगा, नहीं तो बहुत मार भी मारेगा ना। तो हर आदमी का एक दायरा होता है।
अब राष्ट्रपति कितने दिनों तक आपसे खुश रहेगा, कुछ एक लिमिटेड टाइम होगी, लेकिन टाइम वो डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो मैं टाइम कैसे बता सकता हूं, बता ही नहीं सकते। और पॉलिटी मैंने बताया ना कि बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, मतलब आप समझ लें कि डिक्टो लाइन टू लाइन चलेगा, एक भी वर्ड आप प्रियम्बल है तो प्रियम्बल है ही है, अब उसमें कुछ नई डिफिनेशन आप ऐड ऑन नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो बहुत जबरदस्त ये है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो भाई बताओ। अब आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मतलब जिसको बोलते हैं योग्यता, अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, ठीक है, तो वो शायद आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लेंगे। आओ देखते हैं भैया, योग्यता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे हम। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि भाई व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी। एज क्राइटेरिया एज सच कुछ भी नहीं है, जो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उससे ध्यान से देखेंगे आप, बच्चा रटने में परेशान हो जाता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितनी एज में बनते हैं ये भी ढूंढने लगता है, नहीं, कहीं कहीं इनिशियल एज क्राइटेरिया आपको मिलेगी, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, और कहीं कहीं में आपको मिनिमम मैक्सिमम एज क्राइटेरिया मिल जाएगी कि भैया इतने दिनों तक बन सकते हो, जैसे कैग 65/6। अब उसमें आप पूछेंगे कि सर मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको आईएएस बनना होगा, और सारे आईएएस कैग नहीं बन सकते, तो मतलब कुछ चीजें क्या है ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं, मिनिमम नहीं है, उसमें मैक्सिमम ही है कि भैया 65 से ज्यादा हुए तो आप कैग नहीं बन पाओगे, इतना याद, और इसके पीछे 40, 45, 50, 55 में चाहे जितने मन। और हमारे यहाँ इतने बड़े जो पद हैं, जितनी बड़ी पोस्ट होगी वो कम एज में मिल ही नहीं पाती, उसके लिए बड़ा भाई रगड़ना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब मिलता है। जैसे आप बलिया, गोंडा, देवरिया कहाँ से चले आए हैं बेचारे सब, कितना ट्रेन उरेन में भरा रहता है, लेकिन किसके लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए। बड़ी मेहनत की है भाई आपने, समझ रहे, माँ बाप को छोड़ के जब आप जो एज है, इस एज में बच्चे रोते हैं, मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, पापा मैं आपके बिना, लेकिन आपके आंसू नहीं है क्योंकि देशभक्ति है भाई। आओ आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, पहला तो सेम एज, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो एक आसान सा हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की होनी चाहिए। अब यार है क्या क्या, तो पहला, सबसे पहला हम देख लेते हैं इमिनेंट जूरिस्ट। इमिनेंट जूरिस्ट क्या भैया, इमिनेंट जूरिस्ट हो, हाँ इमिनेंट जूरिस्ट हैं, और किसके कंसिडरेशन में, प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट की नजर में अगर आप इमिनेंट जूरिस्ट हैं तो आपका काम बन लिया भैया। और अथवा में ये है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट एक्सपीरियंस कितना हो बेटा, 5 years, गुड, बहुत अच्छे। तीसरा, और एज अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एक्सपीरियंस 10 years, गुड, बहुत अच्छे। मतलब ये नहीं है कि तीनों हो, मतलब ये है कि तीनों में कोई एक, अथवा और what is the eminent jurist under the consideration of the president of India as a judge of high court experience of 5 years or as advocate of high court experience कितना हो आपके पास, 10 years का। क्लियर हो गई बातें, ये बहुत आसान सा, कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गई बातें, किसी को कोई डाउट यहां तक भैया, क्लियर। देखिए करंट में, वर्तमान समय में ना, जो क्राइटेरिया है, जजेस के क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बढ़ा दिया गया है। कितना हो गया भाई, 34, कितना हो गया 34, पहले 31 था क्राइटेरिया, अभी कितना हो गया बेटा, 34 हो गया। और 34 का मतलब क्या, 33+1, 33+1 का मतलब क्या बेटा, 33 क्या होंगे, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, और एक चीफ जज होंगे। करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन है बेटा, जल्दी बताओ फटाक से, एनवी रमन्ना साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त, एनवी रमन्ना साहब की अगर हम बात करें तो ठीक है, क्लियर हो गई बात, एनवी रमन्ना। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एच जे कानिया। कौन थे भाई, एच जे कानिया।
यार तुम लोग लोड नहीं ले पा रहे हो, इतने नालायक हो कि 10 बार चीजों को बताने के बावजूद तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, पनीर में, आलू भुंजिया खाने में। क्लास में रखो बेटा, कहीं ना जाओ, क्लास ही में रखो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ये समझ लीजिए, बहुत मन लगा के पढ़ना है, समझ रहे ना। टाइम मत देखो, देखो कंटेंट देखो कि यार 4 घंटे हम बैठे तो कितना हमने ग्रैब किया। और हमने आपको पुरानी एक कहावत बताई है ना, कच्छा और कक्षा, ये जो संभाल गया वो जिंदगी उसकी संभल गई। बचपन में अंडरवियर नहीं संभलती और बड़े होने पे क्लासरूम नहीं संभलता। और जो बच्चा इन दोनों में सेट हो गया ना, उसकी लाइफ एकदम सेट है। तो भाई यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? बोलो भाई, समझ में आ गई ना। अब इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई अगला प्रोस्पेक्ट क्या निकल करके आता है? हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिया, और यार इसका वर्क फंक्शन देखते हैं, मतलब कैसे काम करेगा, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, वर्क फंक्शंस क्या क्या हैं। वर्क फंक्शन में देख लो भाई, इसके कामों को देख लेते हैं। पहले तो पावर देख लेते हैं भाई इसकी, इस बंदे की पावर्स को देखते हैं। पावर्स तो इस लेवल पे आप इस कदर देख सकते हैं कि यह इकलौता ऐसा आदमी है कि जो एमपी न होने के बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा में जा सकता है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, थॉट्स को। बट एक ही थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया, वोट नहीं कर सकता। भाई वोट कहां से कर देगा भाई, उस संसद का सदस्य ही नहीं है ना ये। समझ गए ना मेरी बात को? तो क्लियर हो गई। तो सबसे बड़ी पावर तो ये है। आम आदमी बेचारा जहां देखने के लिए दूर से परेशान रहता है कि एक बार देख लें संसद, और ये आदमी आराम से शेर की तरह चढ़ा जाता है। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है ना। इसलिए गार्जियन कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑर्नल बनो। इसीलिए फर्स्ट की बात करते हैं। तो पावर क्या है? कैन पार्टिसिपेट, क्या कर सकता है बेटा? कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा, कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एक्सप्रेस देयर व्यूज, क्या कर सकता है भाई उसमें? अपने व्यूज को क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड थॉट्स, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, रख सकता है। बट हैव नॉट राइट टू वोट, इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोटिंग राइट्स नहीं होते, हैव नॉट वोटिंग राइट्स। ठीक है भैया, वोट करने का इसको वहां पे अधिकार नहीं होता। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये ऊपर दोनों पॉइंट्स लिख लिए भैया आपने? चल, अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा। तीसरे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पॉइंट में क्या बात निकल करके आती है उसको देख लो यार। तीसरे पॉइंट में ये निकल करके आ सकती है कि भाई ये इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट तो भाई एक ही होगा, वो भी कहां पे है हमारा? दिल्ली में। हाई कोर्ट्स कितने हैं वर्तमान समय में? 25। अब 24 मत बोलना, 25। क्लियर हो गई बात? 25 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये क्या कर सकता है? भारत सरकार के पक्ष को रख सकता है, फेवर कर सकता है। किसका फेवर करेगा? इंडियन गवर्नमेंट का। तो मतलब ही कैन पार्टिसिपेट, he can participate in the Supreme Court and as well as the High Court। क्लियर हो गई बातें? तो आप समझ लें अगला पॉइंट यही है, he can participate in the High Court and Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट डिबेट लिख लें या मीटिंग्स लिख लें किसी भी केस को लेकर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मीटिंग्स, ठीक है। एंड चौथे नंबर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑलवेज फेवर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये क्या करेगा? ऑलवेज फेवर, किसका फेवर करेगा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्लियर हो गई बात? ऑलवेज फेवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका क्या करेगा? ये फेवर करेगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे फर्दर अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पे एक बात और जो इसके लिए आती है वो क्या निकल करके आती है भाई? ही कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। ही कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस। ये प्राइवेट प्रैक्टिस को क्या कर सकता है? कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस को करने का इसके पास पूरा राइट्स होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसको इस बात का ही सिर्फ ध्यान रखना है कि भाई ऐसा कोई प्रैक्टिस या ऐसा कोई मुकदमे की पैरवी ना करे जो कि भारत सरकार के अगेंस्ट हो। क्लियर हो गई बात? तो ये इसके पावर्स हो गए, पावर्स बोले या फंक्शंस बोले, ये हो गया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? बोलो जल्दी से बताओ फटाक से। किसी को पूरा जितनी चीजें बताई गई उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, जल्दी से बताओ। क्लियर है भाई? अब तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम सारा कुछ बता दोगे? ठीक है भाई, तो मैं आप पूछने वाला हूं बहुत जल्द। आप देख लीजिए जितना भी अभी आपने नोटेड किया है, नोट डाउन किया है, उसी में से मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि आप ही ने कहा कि भाई अब कहीं से कुछ भी आ जाए किसी भी एग्जाम में आप सारा कुछ आंसर्स कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात भाई? ठीक है, चलो अब हम पूछते हैं आपसे, तब तक आप अपना देख लें नोट्स, और आगे की हम देखते हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें और हैं जो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इसी क्लास में बता देनी चाहिए। चलो भाई देख लो फटाफट। जी भैया पूछें, तुरंत पूछें, अगर किसी का कोई डाउट हो तो तुरंत पूछें। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, अपने केसेस की पैरवी कर सकता है वो, और वो केसेस ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। हाँ बिल्कुल, रिप्रेजेंट कर सकता है भारत सरकार के किसी भी पक्ष को, किसी भी पक्ष में, मतलब भारत सरकार के पक्ष को नेशनली या इंटरनेशनली। हाँ नहीं देखिए, वो तो आईसीजे के जो जजेस होते हैं वो होते हैं, लेकिन भारत सरकार के अगर पक्ष की बात करेंगे नेशनली या इंटरनेशनली तो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर समस्या है हमको इंटरनल लेवल पे, तो सबसे पहले इंटरनल लेवल पे उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, इंटरनल लेवल पे उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आईसीजे होती है, इंटरनेशनली होती है क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ के है? नीदरलैंड के हेग में है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब आइए आगे अपने पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कुछ चीजें जो समरी निकल करके आती है बेटा, उसको देख लो जरा फटाक से, और इसके बाद मैं इसी पे बेस्ड, समरी पे बेस्ड तुमसे कोई क्वेश्चंस करने वाला हूं। पहला पॉइंट ये निकल करके आता है, आर्टिकल 76(1) डिफाइंस अबाउट द, बिल्कुल डिफाइंस अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी बात आपको समझ में आ गई? यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा इसका? अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। यह बात भाई क्लियर हो गई ईच एंड एवरी वन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह समरी के बात की बात कर रहा हूं। दूसरे पॉइंट में यह निकल करके आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल, ये बात निकल करके आई। फिर सेकंड थर्ड तो आप जान ही गए, ठीक है। अब समरी ये निकल करके आई है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी बेटा? एलिजिबिलिटी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। गुड, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के भारत सरकार के किसी पक्ष को रखने की बात होगी तो कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सैलरी इसकी फिक्स नहीं है, यह भी बात ध्यान देने वाली बात है। सैलरी नॉट फिक्स, फिक्स ही नहीं है यार। फिर इसके बाद इसका टेन्योर भी नहीं फिक्स है। अब लेकिन एक बात समझने वाली बात होगी जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करी, उसको देखना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? सपोज करिए लोकसभा डिसॉल्व कर गई और ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विधिक सलाहकार है, और लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या उस पे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगी? जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी उसमें तुरंत बहुमत दल का जो नेता होगा
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशंस लेकर के पहुंचेगा भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑलरेडी भारत का प्रधानमंत्री जो रिजिग्नेशन ले जाता है तो यानी कि उसका मतलब है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजिग्नेशन है, किसी एक आदमी का नहीं। और उसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिजिग्नेशन अपना देता है क्योंकि मजबूरी है, देना पड़ेगा। अब बात यहां पे फंसती है कि जो नई सरकार बनेगी, अब उस सरकार और जो राष्ट्रपति है उसमें क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है। मतलब अगर वो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसी आदमी के टेन्योर को कैरी ऑन करेगा, नहीं तो दूसरा आदमी। अब समझ गया मेरी बात को? यानी कि जो ये विधिक सलाहकार है ये सरकार का है भाई, वो सरकार ही चली गई तो आदमी अब क्या करेगा। तो ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रिजिग्नेशन माना जाता है और देना होता ही है। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना शुरुआती तौर में कि प्लेजर बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक वो चाहेगा तो इसे अपने पद पे बनाए रख सकता है, रिटेन किए रख सकता है, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, एज सच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए कोई बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं है। भारत का राष्ट्रपति ठीक है, कल से भैया ऑफिस में नहीं आना, खत्म, इंपीचमेंट होगा, ये होगा, कोई एज सच प्रोसेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बता दूंगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी बहुत टफेस्ट नहीं है और ना ही इसके पोस्ट हटाने की जो प्रोसीजर या प्रक्रिया है वो टफेस्ट है। इसकी ओथ सेरेमनी होती है। हाँ, ओथ सेरेमनी तो भाई एज सच अगर हम आप बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट तो होता ही है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना कि हटाने की जो प्रक्रिया है तो मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें तो बहुत लेंदी नहीं है कि नहीं उसको वो किया जाए बहुत ज़्यादा हटाने की प्रक्रिया के लिए। बस राष्ट्रपति का एक कॉल, जैसे राज्यपालों के बारे में आप समझते हैं ना, मतलब भाई ठीक है, राष्ट्रपति को लगता है कि अमुक व्यक्ति इस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है और उसके अंदर भाई राज्यपाल बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल हर आदमी को राष्ट्रपति नहीं बना सकता, योग्यता ऐसा जो आपको बता दिया, ठीक है। तो वो योग्यता एग्जिस्ट करता है तो राष्ट्रपति भाई उस पर कंसिडरेशन करेगा। क्लियर हो गई बातें? अब आप देख लें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में जितने लोग भी यहाँ पे क्लास में बैठे हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा पार्ट जो आपके अब इसी पे बेस्ड जो आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं उसको फोकस करिएगा। अब आइए अनदर टॉपिक की मैं बात करूंगा। अनदर टॉपिक जो रिलेटेड है इसी टॉपिक से, उसका नाम है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो उसकी बात करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग में बोलूं, ठीक है भाई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई ऐसी बात अब एग्जाम में आ जाएगा तो कर लोगे ना? yes, अच्छे से कर लोगे ना भाई? yes, कोई दिक्कत? no, ठीक है, अगले टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं भाई। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, एग्जाम में किसी तरीके की, सिर्फ देखिए यूपीएससी का जो अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वो सबसे बड़ी बात ये रही है कि भाई आप समझें कि उन्होंने लैंग्वेज को बदला है सिर्फ, और एज सच अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ना आपको आना चाहिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि थियरी पार्ट के साथ साथ थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को भी फोकस करें। और जो मेजर कलसी की बुक है, अगर उसके क्वेश्चंस आप पूरे करते हैं और जो डाउट काउंटर से फैकल्टीज हैं उनका पूरा अगर आप यूज करते हैं तो ये गारंटी देता हूं आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जब भी मेरा क्लास फ्री रहे आप तुरंत आकर के मिल सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भाई कैग की, कैग की बात करूंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि सर व्हाट आर द आर्टिकल्स वेयर इट इज डिस्क्राइब। आर्टिकल 148 to 151 डिस्क्राइब अबाउट द functions of the CAG, about the function of CAG, powers of the CAG, all the things, ठीक है। तो आर्टिकल्स कहां से कहां तक बेटा? 148 से 151। ये बातें क्लियर हो गई भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे पहला प्रश्न यहां भी उठ करके आता है। पहला प्रश्न क्या उठ करके आता है भाई? कैग, हु वाज द फर्स्ट कैग? हाँ बिल्कुल, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कैग वी नरहरि राव। क्लियर हो गई भाई बात? अब
दूसरा पॉइंट आता है यहां पे, नाउ करंट, गुड, बहुत अच्छे। करंट कैग भाई कौन? जीसी मुर्मू साहब या गिरीश चंद्र मुर्मू। यहां तक भाई क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? सारी चीजें समझ में आ रही ना? ठीक है, अब इन्हीं को इन शॉर्ट्स में जीसी मुर्मू लिख सकते हैं आप। अब भाई क्या आगे प्रश्न निकल करके आता है कि भाई बन कौन सकता है सर, क्या मैं बन सकता हूं कह के? क्या हाँ बिल्कुल बेटा बन सकते हो, क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे पढ़ोगे जीएस, अच्छे से पढ़ोगे तो तुम पक्का आने वाले समय में बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, अब आइए बात करते हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। आओ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप बात करेंगे तो वो क्या निकल करके आता है? शुड बी आईएएस ऑफिसर। क्या होना चाहिए? शुड बी एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आईएएस ऑफिसर हैं तो भैया हर फील्ड में आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। शुड हैविंग अ एक्सपीरियंस, किस फील्ड का बाबू? इकोनॉमी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी से ही रिलेटेड तो काम है। चल, अब इसके बाद अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है भाई? वही कि 65/6 ये क्राइटेरिया कम से कम फॉलो क्या होना चाहिए? 65/6 ये ईयर्स क्राइटेरिया। अच्छा क्या है? यानी कि कैग आपको बनने के लिए आपकी एज जो है वो 65 से ज्यादा ना हो, और अगर एक बार आप कैग बनेंगे तो 6 ईयर्स का टेन्योर ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मतलब रिटायरमेंट से पहले ही बने, 65 से पहले ही बने, तभी 6 साल कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसे आप 62 ईयर्स में बन गए तो आपका एज बचा रह जाएगा 6 वर्ष वाला। तो ये कह रहा हूं ना, दोनों कंडीशन जो पहली फॉलो होगी उसी के आधार पे आपको अपने पद से हटना होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो यानी कि यहां पे मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, यहां पे ये बताया गया है कि अगर 65 साल से ज्यादा हो जाएंगे तो आप इस पद पे नहीं बैठ पाएंगे। अब मिनिमम कितना भी हो 65 से वो चलेगा। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट? चल, अब आइए आगे बात करता हूं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कैग, और कैग का काम क्या होता है? कैग का, अब इसके अगर हम वर्क फंक्शन की बेटा बात करें, किसकी बात करें? वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें तो समझिएगा मेरी बात को। वर्क फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला बात निकल करके आता है हिंदी में, जैसा कि समझते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब ये इसका काम क्या होता है? ऑडिट करना होता है गवर्नमेंट्स अकाउंट की। किसकी भैया? गवर्नमेंट अकाउंट्स की। ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट, किसकी जांच करता है ये? गवर्नमेंट अकाउंट की। क्लियर हो गई बात? तो गवर्नमेंट अकाउंट की जांच करता है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कैग। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डिफाइन की गई है आर्टिकल 148 से 151 तक ना। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो जो कैग है ये अपनी जांच तो करती है, लेकिन इसके द्वारा की गई जांच को जो वेरीफाई किया जाता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा रीवेरीफाई किया जाता है, जिसे कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही तो टोटल मेंबर कितने होते हैं बेटा? 22। 15 कहां से? लोकसभा से। 7 कहां से? राज्यसभा से। और ये याद रखिएगा, इसका जो पीएसी जो कमेटी बनी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो चेयरपर्सन होता है हमेशा वो अपोजिशन का होता है। यानी कि अगर बीजेपी की सरकार है केंद्र में तो कांग्रेस वाला होगा, कांग्रेस की है तो बीजेपी वाला होगा, ये है। और पीएसी के मेंबर्स जो कैग के द्वारा जांच की गई है उसको क्या करते हैं? रीवेरीफाई करते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक द्वेष से जांच की गई हो, 2 करोड़ को 4 करोड़ दिखाया जा रहा हो, तो भाई उसको अपने लेवल पे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर हो गई बातें? टाइम अप हो चुका है, इसी के आगे से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बातें? अब इसी पे तुम घर पे जाओगे क्या करोगे? क्वेश्चन लगाओगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे? पूछेंगे, बिल्कुल।
पूरा मतलब क्वेश्चंस लगाइएगा जो आपके बुक का दिया है और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई, मौज करिए भाई। बड़ा कल्चर्ड पढ़ाना पड़ता है कैमरा लगाने के बाद भाई।